नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, भाषा के बारे में पढ़ा था, लिपि के बारे में पढ़ा था, व्याकरण के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने वर्ण विचार पर आए थे और ये जानने का प्रयास किया था कि वर्ण है वो किसे कहते हैं, ध्वनि है वो किसे कहते हैं, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर होता है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में है वो पढ़ी थी। आज कल की क्लास में हमने छोड़ा था वर्ण की परिभाषा और उसके कितने भेद होते हैं, तो उसी बिंदु से मैं आज शुरुआत करती हूँ कि वर्ण की परिभाषा लिखती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि लिखा कै, चे, ते, मैं, ए, जो भी, यानी जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की जो मूल ध्वनियाँ होती है उसे लिखित रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। मौखिक रूप में जब हम बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और इस ध्वनि को ही जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। फिर वर्ण के भेद के बारे में पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, पहला आता है अपना स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। अब आती है बात, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, यानी स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर का जो उच्चारण है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर का उच्चारण है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का कर सकते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य व्यंजन की सहायता न लेनी पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप में होता है, यानी किसी भी अन्य वर्ण की बिना किसी सहायता के जो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, अब आपने कई किताबों में देखा होगा कि स्वरों की संख्या है वो कहीं पर 11 दे रखी होती है, कहीं पर 13 दे रखी होती है। तो अपने हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है कितनी, स्वरों की संख्या होती है 11। अब आपने कहीं कहीं पर जरूर ये देखा होगा कि स्वर है वो 13 होते हैं। अगर मैं स्वर है वो यहाँ लिखूं, जैसे ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ऊ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आपने कहीं कहीं पर है वो 13 स्वर है वो सुने होंगे, तो गलत ये भी नहीं है। ये 13 स्वर है वो कहाँ होते हैं, हम जो मूल भाषा में होते हैं। मूल भाषा से मतलब हिंदी है, उसकी उत्पत्ति मैंने कल बताया था कौन सी भाषा से हुई है, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत
भाषा चली है। कल जैसे मैंने बताया था संस्कृत है वो सभी भाषा की जननी है, और संस्कृत से ही वैदिक और लौकिक दो भाग थे। वैदिक लौकिक में अपने रामायण महाभारत लिखा गया था, वैदिक में अपने वेद उपन्यास लिखे गए थे, फिर लौकिक भाषा से पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, शौर सेनी अपभ्रंश आई, शौर सेनी से अपनी हिंदी आई। तो अपने जो मूल ये हिंदी है वो किस भाषा से निकल कर आई है? संस्कृत भाषा से निकल के आई है। तो मूल भाषा कौन सी कहलाती है? संस्कृत भाषा। तो जो मूल भाषा है उसमें स्वरों की संख्या होती है 13। मूल भाषा उसमें स्वरों की संख्या होती है कितनी? 13। 11 तो ये कि ये हो गई। अब दो और कौन से होते हैं? शायद आपको जानकारी हो नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि मूल भाषा में 11 तो एक ये कि ये वाले ही स्वर हो गए। अब दो और कौन से होते हैं? देखिए हमने यहाँ लिखा एक री, ये ऐसे करके री लिखा, ये होता है। अब संस्कृत में इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे 2 बार जब घुमा दिया जाता है, यानी उल्ट है के समान इसको और आकृति दे दी जाती है। एक तो ये होता है इसमें, और एक ये वाली, ये अपने संस्कृत में 2 और जुड़ते हैं। तो इसलिए मूल भाषा जो होती है, मूल भाषा यानी कि संस्कृत में अपने कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, इसलिए 13 होते हैं। इसलिए आपने कई जगह पर पढ़ा होगा 13 होते हैं, कहीं पर 11 होते हैं, लेकिन अपनी हिंदी भाषा में 11 स्वरों को स्थान है वो दिया गया है। अब कई विद्यार्थियों के मन में आता होगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमें ए आ ई उ री ए आई ओ औ अंग है और पढ़ाते थे, वो कहाँ चले गए? अंग है और ये भी आपने छोटी कक्षाओं में है वो पढ़ा होगा, अंग और है। इनको स्वरों में शामिल है वो क्यों नहीं किया गया? हमें तो स्वरों के साथ ही पढ़ाया गया था, हमने तो स्वरों के साथ ही इनको पढ़ा था। इनको स्वरों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि ये इनका उच्चारण है वो ए। देखिए ए योग वाह है, वाह यानी होता है वहन करना, ए यानी नहीं, अभाव का प्रतीक होता है, अभाव का लिए ए उपसर्ग का है प्रयोग किया जाता है। योग यानी जुड़कर, यानी कि जो स्वरों के साथ जुड़कर वहन न करे, ए यानी नहीं करता है, तो वो अयोगवाह ध्वनि आती है। और तो इसलिए ये अयोगवाह ध्वनियां हैं कहते हैं, यानी ये किसी भी चीज का है वहन नहीं करती है, तो ये क्या कहलाती है? अयोगवाह ध्वनियां हैं वो कहलाती है। अब आता है अपने नहीं जुड़कर, यानी कि जो व्यंजनों के साथ जुड़कर जिनका वर्णन नहीं होता है, वह नहीं होते हैं, उन्हें अयोगवाह ध्वनि है कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि भाई स्वर है हमने पढ़ लिए, अब इस स्वर के भी भेद आते हैं। स्वर के भेद है वो बहुत सारे। अगर हम हाई लेवल तक जाते हैं तो इतने सारे भेद है स्वर के कि आपको उसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छे से अध्ययन है, गहन अध्ययन है उनका करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम है मुख्य भेदों के बारे में ही बात है वो करते हैं कि स्वर है उसके 2 भेद होते हैं। कौन सा? अच्छे से देख लेते हैं ऊपर लिख के कि स्वर है उसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला आता है अपना ह्रस्व स्वर, सुना होगा आपने ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर को और भी कुछ नाम से पुकारते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं इन्हें। लघु स्वर और भी कुछ नाम से पुकारते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर यानी कि अब ह्रस्व स्वर है वो कहते किसे हैं? क्या परिभाषा होती है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें, मूल स्वर। इतने सारे पर्याय निकल के आ गए। अब आपको दे दे कि लघु स्वर कौन से हैं, तो आप ये कभी नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आप चिंता में पड़ जाते हो, भाई कभी लघु स्वर का तो नहीं सुना, ह्रस्व स्वर नाम जरूर सुना है। एक मात्रिक स्वर दे दे तो एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं पता नहीं, तो ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, मूल स्वर है वो कहते हैं। अब कहते क्यों है इन्हें, कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में, ये संख्या में 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, यानी कि इनका उच्चारण करने में कम से कम समय है वो लगता है। अब इसके बाद में आता है अपना दीर्घ स्वर। एक हो गया ह्रस्व स्वर, यानी स्वर के 2 भेद होते हैं, एक है अपना ह्रस्व स्वर और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है उसे और क्या क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। देखिए वहां हमने लघु लिखा था, लघु, गुरु, छोटा, बड़ा, वो छोटे स्वर कहलाते हैं, इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं इन्हें। मूल स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर उसे मूल स्वर कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और इन्हें और एक और कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक, वो एक मात्रिक थे तो ये द्विमात्रिक। अब देखिए किसी भी है, कोई भी अपना वर्ण है उसके एक मात्रा लगाते हैं तो उसमें कम समय लगता है। अब जब 2 मात्रा होती है तो कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है, दुगना 2 गुना समय है वो उसमें लगता है। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा निकल कर आती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से दुगुना समय लगे, वो एक मात्रिक थे तो उसमें जो समय लगा, ये क्या है द्विमात्रिक, यानी जिसमें 2 मात्राएं हैं। तो 2 मात्राएं जब होती है तो समय कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। अब देखिए ये कितने होते हैं संख्या में, जो लघु स्वर थे वो अपने संख्या में 4 होते हैं। अब मैंने देखिए आपको पहले बताया कि स्वरों की संख्या अपने हिंदी में कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर कितने होते हैं, 11। अब 11 में से 4 हमने उसमें बांट दिए, किसमें, अपने लघु स्वर में बांट दिए। लघु स्वर है वो 4 होते हैं, तो बाकी कितने बचे, 7 बचे। तो बाकी जो बचे हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे कि इनकी संख्या है वो कितनी होती है, संख्या होती है 7। 7 और 7 11 हो गए, ठीक है ना। तो 4 हमने उसमें दे दिए, तो बाकी जो बचे हैं 7 है वो इसमें आते हैं। किसमें आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये अपने दीर्घ स्वर में आते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये अपने दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हो गए ना, 7 हो गए। अब देखिए इन्हें
संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं ये? क्योंकि ये दो वर्णों अपने एक जैसे दो वर्णों के मेल से हैं वो बनते हैं, दो वर्णों का इनमें संयोजन होता है, संयुक्त रूप से ये रहते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी रहते हैं। जैसे अब ये आ है तो ये अपना आ है वो किससे बना है? ए प्लस ए से बना है आ। ई है वो किससे बना है? लघु ई और लघु ई मिलके बन जाते हैं दीर्घ ई। आपने संधि में भी पढ़ा होगा, या हम आगे अगर समय बचता है संधि का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी यहाँ, ठीक है ना। जो अपनी दीर्घ संधि आती है, वृद्धि संधि आती है, तो उनमें ये वाले जो अपने संयुक्त स्वर है ये इन्हीं के आधार पर ही है वो संधि चलती है, ठीक है ना। जैसे अपनी ए आई जिनसे बनते हैं तो गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपने संधि के अंतर्गत भी इन जो अपने संयुक्त स्वर होते हैं इनका बड़ा ही महत्व है वो रहता है। उ ये उ है तो लघु उ घन लघु उ इससे बनता है। अब ये ए है वो किससे बनता है? ए प्लस ए घन ई से बनता है ए बनता है। आई है वो किससे बनता है? ए प्लस ए से आई बनता है। ओ है वो किससे बनता है? ऊ से ओ बन गया। और ये औ है वो किससे बनता है? किसके मेल से बनता है? ए और ओ, इन दोनों के मेल से बनता है औ। तो ये अपने संधि के अंतर्गत है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूल स्वर नहीं बल्कि दीर्घ ये संयुक्त स्वर होते हैं वो संधि के अंतर्गत भी इनका बहुत ही महत्व होता है। अब आते हैं अपने एक स्वर आपने और सुना होगा, दीर्घ स्वर मूल स्वर सुन लिया, दीर्घ स्वर सुन लिया, या लघु स्वर या दीर्घ स्वर ये सुना होगा। एक आपने प्लुत स्वर और सुना होगा, प्लुत स्वर। कभी इसका प्रयोग है वो देखा है, सुना है, शायद कभी सुना हो या शायद नहीं सुना हो। संस्कृत पढ़ते समय आपका ये प्लुत स्वर है वो अधिक मात्रा में प्रयोग है वो लिया जाता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक होता है, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक। अब देखिए हमने लघु स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा। लघु स्वर है उसमें कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वर होता है उसमें लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। और जो ये प्लुत स्वर होता है इन स्वरों का उच्चारण है वो लंबे समय तक है वो किया जाता है। जैसे एक उदाहरण आपने और भी जगह देखा होगा, जैसे मान लो आप किसी को पुकारते हैं भैया ऐसे करके, तो यानी कि जो लंबी ध्वनि चलती है, किसी को पुकारा मैया, तो वो लंबी ध्वनि जो चलती है वो किस में आती है? प्लुत स्वर में आती है। कई बार हम दूर खड़े होते हैं, किसी को पुकारते हैं तो लंबी ध्वनि के साथ पुकारते हैं। कभी हम किसी खाली कमरे में होते हैं, एकदम खाली कमरा होता है, तो उसमें वहां हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि है वो कैसी होती है? गुंजायमान होती है। तो वो जो गुंजन की आवाज आती है वो भी किस में आती है? प्लुत स्वर में आती है। कई बार हम जैसे किसी खाली बर्तन के साथ है, दूसरा बर्तन है वो टकरा जाता है, तो उसमें झन की सी आवाज है वो लंबे समय तक चलती है, तो वो भी किस स्वर में आती है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। किसी ऐसी सुनसान जगह में जाकर हम आवाज को बोलते हैं, वापस आवाज हमारी पलट कर आती है। या कभी कुएं में अगर हम झुककर बोलते हैं, उसमें से ऐसा लगता है कि हमारी जो ध्वनि है वो प्रतिध्वनित होकर है वापस आती है, तो वो भी किस में आती है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। जैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओम। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हम इसे लंबे समय तक करते हैं ओम। तो ये जो अपना होता है, यानी कि ओ की जो ध्वनि है वो कितनी बार ली गई है? यहाँ 3 बार ली गई है। अच्छा, ये क्या है? जो अपने हम हिंदी अंक लिखते हैं, है ना, हम हिंदी अंक लिखते हैं उसमें 3 को ऐसे ही लिखा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ओ जो है उसे कितनी बार, यानी ओ को जैसे हम एक बार उच्चारित करते हैं तो उसमें 3 गुना जो समय लगता है वही किस में आता है? प्लुत स्वर के अंतर्गत है वो आता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए स्वर के और भी बहुत सारे भेद होते हैं। तालु के आधार पर होते हैं, मात्राओं के आधार पर है स्वर के भेद होते हैं, तालु के आधार पर होते हैं, जीवा के आधार पर होते हैं कि अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। तो इस
स्वरों के बहुत सारे भेद है वो होते हैं, लेकिन हमें इतनी गहराई में है वो नहीं जाना है, क्योंकि हमने तो अपनी ये जो 6 से लेकर 10th 11th 12th क्लास है यहाँ तक का ये अध्ययन है हम करे हैं, तो वो बहुत अधिक हाई लेवल के हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम दे रहे होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनका एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके लिए वो है महत्वपूर्ण होते हैं कि हम स्वरों की और भी बारीकी से है वो अध्ययन करें। लेकिन यहाँ मैंने है जो मुख्य स्वर आपको ध्यान में होना चाहिए उनका अध्ययन है वो करवाया है। अब इसके बाद में आता है व्यंजन। स्वर के हमने 2 भेद पढ़े थे, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन, अब देखिए स्वर की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन होते हैं वो उल्टे होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अब जो हमने स्वर पढ़े हैं उनकी सहायता से ये व्यंजन है वो बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, या ऐसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा कै, अब कै लिखा है तो इसमें ये देखिए किसके योग से बना है? कै गण ए, यानी कि ए जो स्वर है वो इसके अंदर समाहित है, इसकी सहायता से ए है। जैसे कै का हम उच्चारण करते हैं कै, तो ए की ध्वनि आती है, का आ की ध्वनि आई, ई की ध्वनि आई, तो यानी कि जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के कितने भेद होते हैं? अब स्वर की परिभाषा पढ़ी, स्वर के भेद पढ़े, उसके बाद व्यंजन और व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला आता है अपना स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आता है अपना ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन है उसकी क्या विशेषता होती है, क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से होते हैं, अंतस्थ इन्हें क्यों कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन है वो संख्या में कितने होते हैं, उन्हें ऊष्मीय व्यंजन है वो क्यों कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब देखिए परिभाषा नाम से ही पता चलती है, स्पर्श यानी कि छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करके निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते। देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है, हमारे जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु है वो मुंह के अंदर के जो भाग होते हैं उन्हें किसी न किसी भाग का स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये संख्या में 25 होते हैं। अच्छा, जब व्यंजन पढ़ा, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? जैसे हमारे ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, वैसे ही हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। तो देखिए इसमें से 25 होते हैं, 33 में से 25 है वो किस में आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक, और इन्हीं 5 वर्गों में विभाजित है वो किया जाता है। क से लेकर मैं तक जो होती हैं 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। क वर्ग के अंतर्गत जाता है च वर्ग, इसमें अपना छह दे देंगे हम। फिर ट वर्ग आ जाता है, ट वर्ग में फिर ट वर्ग फिर आ जाता है प वर्ग, मैं, अंत में आता है यहाँ मैं, यानी कि क से लेकर मैं तक किस में आते हैं? अपने स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनके देखिए उच्चारण स्थान भी होता है, इनका उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे क वर्ग होता है वो किस में आता है? कंठ में आता है, कंठ। च वर्ग है वो किस में आता है? तालु, या इसे इन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं, इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसकी भी मैं एक सारणी है वो आपको अंत में है बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण आती है। ट वर्ग आता है वो अपने किस में आता है? मूर्धा। और जो ये ट वर्ग आता है वो किस में आता है? दंते या दांत। और अंत वाला जो प वर्ग है वो किस में आता है? ओष्ठ या ओष्ठी व्यंजन। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ्य। इस तरह से यह इन 5 वर्गों को है वो उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत है वो किया गया है। अब ये आ गया अपना स्पर्श व्यंजन। दूसरा था व्यंजन के दूसरे भेद के अंतर्गत कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं और कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतर का अर्थ होता है बीच में, अंतर का अर्थ होता है बीच में, और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना, और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। तो इस आधार पर अंतर का अर्थ होता है बीच में और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। अर्थात वे व्यंजन ध्वनियां या वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच का होता है, स्वर व व्यंजन के बीच का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। इसके बाद में आता है अपना ऊष्मीय व्यंजन। तीसरा जो अपना प्रकार था
व्यंजनों के भेद के अंतर्गत तीसरा जो भेद होता है उष्मीय। अब उष्मीय नाम से उष्म जब शब्द आता है तो उष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। गर्म, उष्म का अर्थ होता है गर्म। तो देखिए इसी आधार पर इसकी परिभाषा बनती है उष्म व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें उष्मीय व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें उष्मीय व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी संख्या में 4 होते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श और है। श और है। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क से लेकर मैं तक है 25 जो अपने व्यंजन हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी प्राण वायु है वो मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करके निकलती है, इसलिए हम उन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा था अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? जिनका उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। उनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है? य, र, ल और व। उसके बाद आता है अपना उष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है तो वो उष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। स और है। इसके बाद में और भी आपने पढ़ा होगा कि हमने तो भाई व्यंजन पढ़ते समय ये भी पढ़ा था क्षत्रज्ञ, ठीक है ना। आपके मन में ये विचार आया होगा कि हमने तो क्षत्रज्ञ ये भी पढ़ा था जब हमने व्यंजन, जब हम छोटी कक्षा में थे तो हमने ये भी पढ़ा था। अब मैडम आपने तो स्वर भी पढ़ा दिए, व्यंजन भी पढ़ा दिए, लेकिन इनका तो कहीं नाम ही नहीं आया। तो इनको भी क्या पुकारते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन का जो अन्य भेद आता है उसमें आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या मिला हुआ। और संयुक्त व्यंजन इन्हें क्षत्रज्ञ, क्योंकि इनमें 2 व्यंजनों का मेल होता है। जैसे क्ष है वो किसके मेल से बनता है? क प्लस स के मेल से बनता है क्ष। त्र है वो किससे बनता है? त घन रे। और जो अपना ज्ञानी बाबा है, जैसे ज्ञानी बाबा है ना, पढ़ा आपने, किससे बनता है? जय ये, ठीक है ना। तो इनके मेल से बनता है। ये देखो क और स के मेल से क्ष, त और र से त्र, ज और ञ से य बना। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनमें संयुक्त है। 2 जो ये वर्ण है वो क्या है? जुड़े हुए हैं, वो मिले हुए हैं। अब एक और आते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि मैंने हमने तो श्र, द्व ये भी पढ़े हैं, ध ये भी पढ़े हैं। तो उनका जो मान है वो किस में आ जाता है? उनको हम किन में गिनेंगे? स्वर में गिनेंगे, व्यंजन में गिनेंगे, स्पर्श व्यंजन में गिनेंगे या अपने संयुक्त अक्षर में गिनेंगे? तो उन्हें क्या कहते हैं?
संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए अगला जो अपना बिंदु है संयुक्ताक्षर, जिसमें आता है अपना श्रय, द्वय, द्य। श्रय है वो किससे बनता है? सघन र से बनता है श्रय। द्वय है इसमें द और व, द्य है इसमें ये, ऐसे ही शुद्ध ध ऐसे लिखते हैं शुद्ध, तो इसमें भी अपना द है वो हलंत होता है, आधा होता है, और ध है वो पूरा आता है। अब देखिए ये अपने ये वाले स्वरूप है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब इनका जो मानक स्वरूप है वही प्रयुक्त होने लगा है। वर्तमान समय में जो इनका मानक स्वरूप है वही प्रयुक्त हो रहा है। जैसे हमें लिखना है शुद्ध, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे शुद्ध। ये रूप है वो काम में आने लग गया है ना। जैसे लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय ऐसे, क्योंकि द है वो क्या है? आधा है। अभी यहाँ देखिए कई बार ऐसे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें द आधा है या व आधा है, इसमें ध आधा है या द आधा है। तो यहाँ एक आप ये बात ध्यान रखिए कि देखिए ये जो व है इसके ऊपर बैठा है द, और जो ऊपर बैठने वाला होता है वो हमेशा छोटा होता है। कभी एक बड़ा व्यक्ति है या एक बड़ा बालक है, वो कभी किसी छोटे बालक के कंधों पर नहीं बैठ सकता। एक छोटा बालक होता है वही किसी बड़ों के कंधों पर बैठ सकता है। तो ये ट्रिक है कि जो छोटा होता है वो हमेशा कौन सा वाला होता है? ऊपर वाला होता है। जो जिसके ऊपर बैठा हुआ है उससे क्या होता है? छोटा। अब ये द है वो व के ऊपर बैठा हुआ है, तो द यहाँ क्या है? छोटा है, और व है वो कैसा है? पूरा है। अब ऐसे ही ध है वो यहाँ बड़ा है, और द है जो ऊपर बैठा हुआ है वो कैसा है? छोटा है, आधा है। ऐसे ही द और ये, तो द यहाँ आधा है और ये है वो क्या है? पूरा है। तो ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं अपने द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क और क से मिला होता है, स और स से मिला होता है। जैसे कच्चा, पक्का, मिट्टी, दो एक जैसे, यानी कि एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। गत्ता, गत्ता लिखते हैं हम, पत्ता, यानी एक जैसे दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए विशेष वर्ण के अंतर्गत आता है अनुस्वार। वही बात आती है कि जो मैंने स्वर पढ़ाते समय आपको बताया था कि ये तो अपना आता है अंग और अह, इनको न तो हमने स्वरों में शामिल किया था, न ही हमने व्यंजन के अंतर्गत लिया। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको मैंने क्या बताया था? क्या कहते हैं इनको? अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियां हैं वो इन्हें क्यों कहते हैं? ठीक है ना। अंग है, अ है, इन्हें हम अयोगवाह ध्वनियां हैं वो क्यों कहते हैं? इनका प्रयोग है वो कहाँ होता है? और ये देखिए जो जीरो रेखा के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और ये हमारी संस्कृत भाषा में अधिकतर प्रयोग होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं?
विसर्ग भी कहते हैं। विसर्ग लगाइए। यहाँ हम कहते हैं अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं हम? अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। और स्वर मतलब स्वर के नाम से ही पता चलती है, जिस ध्वनि का उच्चारण है वो स्वर के पीछे होता है, स्वर के बाद का होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण है वो किसके समान करते हैं? है के समान करते हैं, जैसे अतः है, प्रातः है, दुख है। तो यानी कि इसका विसर्ग का उच्चारण है वो किसके समान होता है के समान इसका उच्चारण होता है। और जो अनुस्वार है उसका उच्चारण किसके बाद में होता है? यानी कि अनुस्वर यानी स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि अनुस्वार। अनु यानी होता है पीछे, स्वर यानी स्वर, यानी स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा शिरोरेखा के कहाँ होता है? ऊपर होता है। और विसर्ग है जो कहाँ होते हैं? इसका प्रयोग बगल में होता है, साइड में होता है। और विसर्ग है जिसका उच्चारण है के समान होता है। एक ये भी होता है अपना आधा चांद और बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु इसे और किस नाम से जानते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि भी कहते हैं इसे, अनुनासिक ध्वनि। यानी कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो ध्वनि है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग देखिए कहाँ होता है? अब जो अनुस्वार था इसका प्रयोग तो शिरोरेखा के ऊपर होता है, लेकिन इसका प्रयोग मात्राओं के साथ भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा पुस्तकें, तो यहाँ एक ही मात्रा लगी है, फिर भी इसके साथ है वो अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। नहीं हमने लिखा, जैसे मान लो लिखा नहीं, तो नहीं के साथ भी अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, मात्रा है फिर भी हो जाता है। लेकिन जो अनुनासिक है उसका प्रयोग है वो कहाँ होता है? शिरोरेखा के ऊपर होता है, लेकिन जहाँ कोई मात्रा लगी हुई न हो उसके साथ ही किसका प्रयोग होता है? अनुनासिक का प्रयोग। ये एक पूर्ण चंद्र बिंदु है। एक ऐसे भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे आता है, केवल ऐसे, उसमें ये अनुस्वार नहीं होता है, बिंदु नहीं होता है, उसका प्रयोग भी कहाँ होता है? ये इसे हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर कह सकते हैं, या मेहमान स्वर भी कहते हैं, या आगत स्वर भी कहते हैं इसे। देखिए ये जो होता है जिसके अंदर बिल्कुल केवल चंद्रमा बना होता है, आधा चांद ही बना होता है, बिंदु नहीं होता है, यहाँ अनुस्वार लगा हुआ नहीं होता है, बिंदु नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे आगत स्वर भी कहते हैं। इस आगत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी मूल भाषा से नहीं आया है। हमारी मूल भाषा संस्कृत से इसका आगमन है वो नहीं हुआ है। ये कहाँ से आई है? अंग्रेजी भाषा से आया है। तो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उन्हीं के साथ है वो इसका प्रयोग है वो होता है, ठीक है ना। इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बाहर से आता है वो क्या होते हैं? मेहमान ही होते हैं, तो इसलिए इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग होता है ऑफिस, ठीक है ना। ऑफिस अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, इसके साथ इसका प्रयोग होता है। डॉक्टर, तो इसके साथ यहाँ बिंदु नहीं लगाया जाता है, केवल इसी का प्रयोग होता है। यानी अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, और मैंने कल भी बताया था हमारी हिंदी भाषा तो बड़ी उदार भाषा है, सभी भाषाओं के शब्दों को अपने अंतर्गत समाहित करके साथ चलती है, तो अंग्रेजी के शब्दों को भी अपने साथ समाहित करके चलती है। तो यहाँ अंग्रेजी शब्दों के साथ है वो इसका प्रयोग है वो होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अयोग्य है जो ध्वनियाँ होती है, जैसे अंग है, अ है और विसर्ग है, इनका प्रयोग है वो कहाँ होता है। ये जो अपना आगत स्वर है इसका प्रयोग है वो कहाँ होता है। इसे आगत स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी मूल भाषा का ये नहीं है, ये विदेशी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है, तो इसे हम आगत स्वर है वो कहते हैं। और देखिए जो विसर्ग शब्द है उसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत से आए हुए जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत से आए तत्सम शब्दों के साथ। अब हम आगे पढ़ेंगे ना, वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार पढ़ेंगे, तो उसमें आता है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, उन शब्दों के बारे में पढ़े। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्द होते हैं उन्हीं के साथ है किसका प्रयोग होता है? विसर्ग का प्रयोग है वो होता है। और ये अपना शिरोरेखा के ऊपर होती है, इसका प्रयोग मात्रा के साथ भी हो सकता है।
लेकिन जो अनुनासिक है अर्थात जो चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग मात्रा के साथ नहीं होता है। सिरो रेखा के ऊपर जहाँ कोई मात्रा नहीं होती है उसी के साथ है इसका प्रयोग है वो होता है। अब प्राण तत्व के आधार पर भी व्यंजन के भेद होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो व्यंजन के अन्य भेद जो बचे हैं प्राण तत्व के आधार पर है, घोष अघोष के आधार पर है और इसकी जो हमें उच्चारण स्थान के आधार पर है, किन को है किस उच्चारण स्थान में रहते हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।